न्यूज़ नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। आप हमारा हेल्थ शो देख रहे हैं और आप जैसा कि जानते हैं कि हेल्थ शो में हम अंकुर मेत्रिका हॉस्पिटल से जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं उनको अपने प्रोग्राम में बुलाते हैं और हम उनसे बात करते हैं अलग अलग बीमारियों के बारे में, एहतियात के बारे में, मेडिकेशन के बारे में। और हमारी ये कोशिश रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर कर सकें, क्योंकि आजकल इंसान के पास अपने शरीर के लिए जो है वो वक्त ही नहीं बचा है। और आज हमने स्टूडियो में दावत दी है डॉक्टर विपुल कुमार गुप्ता को, जो ब्रेन एंड स्पाइन सर्जन हैं। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में आपका स्वागत। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, ब्रेन और स्पाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हमारे पार्ट हैं शरीर के। सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक से शुरुआत करते हैं। ब्रेन और स्पाइन की वर्किंग के बारे में हम बात करना चाहेंगे। हाँ जी, देखिए, ब्रेन एंड स्पाइन दे आर द पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। जो ब्रेन है एक सेंट्रल ऑर्गन है और जो स्पाइन है हमारा पूरा बॉडी का वेट लेता है। उस पर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं स्पाइन में, जैसे सर्वाइकल स्पाइन, थोरेसिक स्पाइन, लंबर स्पाइन। आगे सेक्रम होता है, कॉकेक्स बोन होता है। और ब्रेन में 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन हो गया जो सेरिब्रम पार्ट है। मिड ब्रेन एक पार्ट होता है जहाँ पे हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं, कार्डियक सेंटर्स होते हैं, सब होते हैं। एंड सेरिबेलम होता है हाइंड ब्रेन पार्ट, जो कि पोस्टीरियर फोसा के नाम से भी जाना जाता है जी। अब क्या होता है कि जो हम हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ हो, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस टाइम, ये इंटीग्रेशन मुझे ब्रेन से मिल रही है। ये ब्रेन एक स्पीच सेंटर भी कंट्रोल करता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरा हाथ हिल रहा है, ये किसकी वजह से हिल रहा है? ये ब्रेन एक सिग्नल दे रहा है ताकि मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड में जो सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड रहता है हमारा, उसमें होता है, जैसे मैं अब नॉड कर रहा हूँ तो इट इज़ ड्यू टू द सर्वाइकल। मैं इधर उधर देख रहा हूँ, इट इज़ ड्यू टू दिस सर्वाइकल। अब जो फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग होती है वो लंबर की वजह से होती है। और जब हम खड़े होते हैं हमारा 90% ऑफ वेट लंबर स्पाइन पे रहता है, जिसकी वजह से डिस्क की प्रॉब्लम्स आती है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये इनके फंक्शंस रहते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, सेंट्रल ऑर्गन्स। इट्स अ पार्ट ऑफ अ नर्वस सिस्टम। जी डॉक्टर साहब, बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है ब्रेन और स्पाइन का। जी। हम फेज वाइज करते हैं। फर्स्ट फेज में हम थोड़ा सा ब्रेन के बारे में बात करेंगे। ब्रेन की स्लाइट वर्किंग के बारे में आपने बता दिया कि एक सीपीयू की तरह जो है वो काम होता है, जो भी कमांड बॉडी को मिलती है ब्रेन प्रोवाइड करता है। अब सबसे पहले ब्रेन के कॉमन डिसऑर्डर्स जो है वो क्या रहते हैं, और ख़ासकर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, नॉर्थ इंडिया की बात करें, यहाँ पे आपके पास कौन से पेशेंट्स आते हैं? देखिए, एक तो हो गया ब्रेन ट्रोमास, वो तो ऑल ओवर इंडिया कॉमन रहते हैं। ब्रेन ट्रोमा हर जगह कॉमन है। यहाँ पर ब्रेन ट्रोमास के हो गए, जैसे कि उसमें हम आते हैं, जैसे सबड्यूरल हेमरेज आ गया, एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज आ गया, फिर आ गया कंट्यूजन्स आ गए, आरटीएस मतलब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद जो पेशेंट्स आते हैं हमारे पास ब्रेन इंजरीज के। दूसरे होते हैं ब्रेन ट्यूमर्स, उसमें भी होते हैं, कुछ मेलिग्नेंट होते हैं, कुछ बेनाइंग होते हैं। फिर तीसरा आता है कि ब्रेन के अंदर पानी की थैली होती है, जिसको कहते हैं वेंट्रिकल्स, जिसके अंदर पानी होता है, वेंट्रिकल्स, उसको कहते हैं सीएसएफ होता है उनके अंदर। जब उनकी डायलेशन होती है तब भी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब फेस वाइज अगर बात करें, जैसे कि ब्रेन ट्रोमा है, ब्रेन ट्रोमा में जो अब मैंने आपको एक टर्म यूज़ किया, ईडीएच। ईडीएच क्या होता है कि ब्रेन एक ब्रेन है, उसके ऊपर हमारी बोन रहती है और ब्रेन की कवरिंग होती है डिफरेंट लेयर्स से। सपोज करो ऊपर से मेनिंजेस रहते हैं, मेनिंजेस होते हैं। जो ब्रेन के बाहर है, मेनिंजेस के ऊपर है, उसको कहते हैं एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज। उसको हम क्रेनियोटमी करके निकालते हैं और पेशेंट की लाइफ सेव करते हैं। दूसरा होता है सब ड्यूरल हेमरेज। सब ड्यूरल हेमरेज हो गया जो ब्रेन की कवरिंग होती है उसके अंदर है, यानी कि ब्रेन के कॉर्टेक्स के ऊपर है, तो उसको कहते हैं एसडीएच। अब आगे कंट्यूजन्स हो जाते हैं, जो छोटे छोटे स्पॉट्स रहते हैं ब्रेन के अंदर, उनको कंट्यूजन्स कहते हैं। और सेकंड पॉइंट्स में हम बात करेंगे ब्रेन ट्यूमर्स के बारे में। ब्रेन ट्यूमर्स, ब्रेन के अंदर सेल्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, न्यूरॉन्स हो गए, ग्लाइल सेल्स हो गए, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हो गए, ये सारे सेल्स हैं अंदर, और इधर से ही ट्यूमर्स निकलते हैं। कुछ होते हैं, जैसे मोस्ट कॉमन ट्यूमर होता है मेटास्टेटिक, जो ब्रेन के अंदर होता है। मोस्टली इन द वर्ल्ड द मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर इज मेटास्टेटिक ट्यूमर, मतलब किसी और शरीर से ब्रेन के अंदर आया है। फॉलोड बाय ग्लायोमास, मेनिंजोमास, जो कि हाई ग्रेड होते हैं, कुछ ग्लायोमास जो कि ग्रेड 4 में गिनती की जाती है। मेनिंजोमास जो होते हैं वो ग्रेड 1 होते हैं, बट अटिपिकल मेनिंजोमास भी होते हैं जो कि ग्रेड 4 होते हैं। अब इनको भी हम रिमूव कर सकते हैं। इनको रिमूव करने से जो मेनिंजोमास है, इनकी प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी होती है। अगर ये रिमूव हो जाए टाइमली तो पेशेंट अच्छा रहता है, लाइफ लॉन्ग उसको अच्छी रिजल्ट्स मिलते हैं। जो ग्लायोमास होते हैं, वो हाई ग्रेड ग्लायोमास जो होते हैं, वो उनकी प्रोग्नोसिस अच्छी नहीं होती है। टू बी फ्रैंक, उनकी प्रोग्नोसिस अच्छी नहीं होती, बट पेशेंट की लॉन्गेविटी बढ़ाने के लिए हमें सर्जरी करनी पड़ती है उनमें, कि ताकि पेशेंट कुछ 3-4 साल और रह ले।
नहीं तो उनकी प्रोग्नोसिस सिर्फ 8 to 9 मंथ्स रहती है अगर आप नहीं करो कुछ ट्रीटमेंट। आगे इनकी फॉलोअप रहता है विद कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी। अब तीसरा पार्ट जो मैंने आपको बताया कि ब्रेन के अंदर जो पानी रहता है उसको CSF कहते हैं, वो वेंट्रिकल्स के अंदर होता है। कभी कभार उनकी डायलेशन हो जाती है, उनको उस टर्म को कहते हैं हाइड्रोकेफेलस। हाइड्रोकेफेलस से क्या होता है, अब एक टर्म होता है GCS, जो मैं आप दर्शकों को बताना चाहूँगा। एक GCS टर्म होता है जिसको कहते हैं ग्लासगो कोमा स्केल। अब इसमें हम असेस करते हैं पेशेंट की मोटर एक्टिविटी, आई ओपनिंग और उसके वर्बल रिस्पॉन्स। उस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट का कॉन्शियसनेस लेवल कितना। जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, मेरा 15/15 है, उसमें स्केलिंग होती है, मेरा 15/15 है, मैं बात कर रहा हूँ आपसे। अब कुछ पेशेंट जैसे ट्रोमा के बाद आते हैं, ट्यूमर के बाद आते हैं या फिर हाइड्रोकेफेलस के बाद आते हैं, इनमें क्या होता है GCS गिर जाता है। GCS गिर जाता है मतलब किसी का 8 हो जाएगा, किसी का 7 हो जाएगा, किसी का 13/14 आ जाएगा। तो हम उस बेसिस पे डिसाइड करते हैं इनको कंजर्वेटिव रखना है या इनको सर्जरी करना है। और ऊपर से हम जब स्कैन्स करवाते हैं, CT स्कैन्स करवाते हैं, उसमें भी हमें पता चल जाता है कि ब्रेन में कितना एडिमा है, कितना मिड लाइन शिफ्ट है ब्रेन का। तो उस बेसिस के ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि वेदर ही शुड गो फॉर सर्जरी और वेदर ही शुड बी ट्रीटेड कंजर्वेटिवली। अब तीसरा पार्ट ये है कि जो ब्रेन की जो ट्रोमाटिक इंजरीज होती हैं, अब किसी किसी में ब्रेन नॉर्मल रहता है बट पेशेंट का GCS कम होता है, उसको कहते हैं डिफ्यूज एक्सोनल इंजरीज। उसमें CT नॉर्मल आएगा, आपको लगेगा हाँ जी ये CT ठीक है यार, पेशेंट का कॉन्शियसनेस लेवल क्यों नहीं है। वो डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी में CT मोस्टली नॉर्मल रहता है, उसमें स्लाइड स्पेक्स रहते हैं ब्रेन स्टेम में। ब्रेन स्टेम हो गया जो मैंने आपसे बात की थी मिड ब्रेन के बारे में, जो रेस्पिरेशन कंट्रोल करता है, अपना कार्डिक रेस्पिरेटरी सिस्टम सारा कंट्रोल करता है। उसकी वजह से पेशेंट डिप होता है, उसमें टाइम लेता है फिर पेशेंट आने में वापस। और बस डॉक्टर साहब, इसमें अगर हम देखें तो जैसे आपने अभी कुछ ट्रॉमा वगैरह का जिक्र किया, मेडिकल इमरजेंसी में अगर हम देखें, जैसे आए दिन रोड एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, हेड इंजरीज वगैरह होती है, उस वक्त जो रिस्पांस का टाइम होता है बहुत कम होता है। ऐसे में सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अंकुर मैत्रिका हॉस्पिटल में इस फील्ड में लेकर हमारे पास क्या बैकअप्स अवेलेबल हैं, रिस्पांस टाइम क्या रहता है, और अगर इमरजेंसी होती है तो किस तरह से पेशेंट को जो है या उसके अटेंडेंट्स को जो है वो रिस्पॉन्ड करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जो न्यूरो सर्जरी है, जो ब्रेन और स्पाइन सर्जरी है, ये कभी एक डॉक्टर पे डिपेंड नहीं होती है जी। ये एक मल्टी लेवल डॉक्टर्स पे डिपेंड होती है। देखिए, पेशेंट आया इमरजेंसी में, अब क्या है कि जैसे मैंने इंडिया के सारे अस्पतालों में काम किया है। मैंने अपना ट्रेनिंग किया था केयर हॉस्पिटल हैदराबाद से, वो वन ऑफ द वहाँ की चेन है केयर हॉस्पिटल्स, वहाँ पर भी काम किया है। फिर मैंने फोर्टिस में भी काम किया, मैंने मैक्स में भी काम किया है। तो मैंने सारा देखा है कि कैसे हम इमरजेंसी हैंडल करते हैं। अब जब जम्मू में हमारा इतना इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं पहले, टू बी फ्रैंक, ये डॉक्टर वाकलू की वजह से जो अंकुर मैत्रिका हॉस्पिटल आया है, इसका मैंने पहले देखा कि हम यहाँ मैनेज कर पाएंगे न्यूरो सर्जरी या नहीं, क्योंकि न्यूरो सर्जरी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें मल्टीपल डॉक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। अब मैंने जब देखा कि यहाँ हो सकता है मैनेज, तो हमने किए। हमने यहाँ पर सारी फैसिलिटी स्ट्रीमलाइन चलती हैं। अब देखिए, पेशेंट आया, हमारे पास इमरजेंसी डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है अंकुर मैत्रिका। डॉक्टर वीरेन पाल हमारे इमरजेंसी हेड हैं, वो हैंडल करते हैं। वो जब पेशेंट आता है वो हमें फ़ोन करता है, इन केस अगर नाइट को हो या दिन को हो, उनके अंडर भी टीम है, वो भी डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, तो वो हमें फ़ोन करते हैं। हम उसी टाइम पहुंच के फिर पेशेंट का GCS वगैरह वो तो सारा इमरजेंसी वाला देखता है, वो सारा पहला प्राइमरी सर्वे वो करता है, फिर वो हमें इन्फॉर्म करता है, हाँ जी सर CT हो गया, ये है। तो हम आते हैं, CT देखते हैं। अगर पेशेंट को कंजर्वेटिव रखना है तो कंजर्वेटिव चलता है, अगर पेशेंट को सर्जरी करनी है तो सर्जरी करता है, क्योंकि यहाँ सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। आफ्टर दैट उसमें मेरा रोल आता है, इसमें सर्जरी और क्या मेडिसिन प्रोवाइड करनी है, कंजर्वेटिव क्या है। आफ्टर सर्जरी रोल आता है जी ICU का। ICU स्टाफ है अंडर डॉक्टर रोहित, जो कि हमारा बहुत ट्रेंड है यहाँ पे, जो कि मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं जम्मू में आके ये काम कर रहा हूँ कि मेरे को हर चीज़ एक ही इंस्टीट्यूट में मिल रही है। क्योंकि न्यूरो सर्जन को एक प्राइवेट आप ये नहीं कह सकते कि एक नर्सिंग होम में काम कर सकता है, उनको एक प्रॉपर एक हॉस्पिटल चाहिए, और उसमें ICU स्टाफ अच्छा है। तो मेरे को भी देखिए, एक डॉक्टर को भी जब आफ्टर ऑपरेशन या आफ्टर पेशेंट उसके अंडर एडमिट हुआ, उसको भी 24 घंटे उसके दिमाग में चलता है कि मेरा मरीज़ ठीक है कि नहीं। तो जब अच्छा स्टाफ है, आगे ICU स्टाफ अच्छा है, ये है, पीछे से बैकअप है, तो हम भी आराम से सो सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद वो जब पेशेंट अच्छा, वहाँ पर केयर अच्छा होता है, तो पेशेंट भी निकलते हैं, अच्छे रिस्पॉन्स से निकलते हैं। अभी तक हमने कोई 50 to 60 इमरजेंसीज देख कर चुके हैं हम यहाँ पे, और पेशेंट्स का रिस्पॉन्स अच्छा है। तो इट गिव्स अस कॉन्फिडेंस कि हम और पेशेंट्स एडमिट करें।
डॉक्टर साहब, न्यूरो सर्जरी का जहाँ तक आपने बात की, ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं बाहर जाना, जम्मू से बाहर जाना, जो नेबरिंग हमारी स्टेट्स हैं, बिल्कुल सही। वहाँ पे जाते हैं ट्रीटमेंट्स के लिए। तो क्या वैसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास अंकुर मेत्रिका में भी है, और क्या लोगों को बाहर जाना चाहिए? क्योंकि न्यूरो सर्जरी में टाइम की बड़ी एक वैल्यू होती है, बहुत मैटर करता है, एक एक सेकंड मैटर करता है। पेशेंट की हालत ख़राब होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, यही तो मैंने बताया ना, जैसे कि हमारे पास यहाँ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पहले नहीं था। टू बी फ्रैंक, पहले नहीं था। मैं ये नहीं बोल रहा क्योंकि मैं अंकुर में काम कर रहा हूँ तो मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी काम किया है। उसके बाद मैं चले गया था मैक्स में, ठीक है ना, मैक्स में चले गया, उसके बाद मैं आया हूँ वापस, क्योंकि मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा लगा है, तो इसलिए मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे। अब दूसरा बात, मैंने जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि बाहर चले जाते हैं, ये एट पार है टू ऑल साइड्स। मतलब आप ज़्यादातर पेशेंट, मुझे पता है, पठानकोट जाता है या अमृतसर जाता है, बट जो अंकुर मेत्रिका खुला है ये एट पार टू देम है। इसमें जो मैंने बताया आपको, इमरजेंसी टीम, मेरा रोल एंड आईसीयू रोल इज़ फुली इक्विप्ड फॉर द न्यूरो सर्जरी टीम जी प्रोसेस। अच्छा, अब थोड़ा सा हम स्पाइन की तरफ आएंगे डॉक्टर साहब, और स्पाइन की इम्पोर्टेंस के बारे में आपने पहले ही जिक्र किया, लेकिन हाँ, एक चीज़ में यहाँ पे ब्रेन के हवाले से रह गया, जो हेमरेजेस वगैरह का बहुत कॉमन रहता है कि ब्लड प्रेशर जो है वो रेज हो गया, हेमरेज हो गई, तो ऐसे में उस वक्त भी लोग जो है बहुत परेशान होते हैं कि कहाँ ले जाएँ, कैसे करें। तो हेमरेजेस के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, और किस तरह से केयर करना है कि हेमरेज वगैरह जो है वो ना हो? देखिए, उनको कहते हैं ब्रेन स्ट्रोक्स। एक होते हैं हेमरेजिक, एक होते हैं इश्केमिक। तो हेमरेजिक स्ट्रोक 20% होते हैं, इश्केमिक अराउंड अबाउट 80% होते हैं। वो जब पेशेंट आता है कि ब्रेन स्ट्रोक हो गया, हेमरेजिक स्ट्रोक हो गया, उसमें ब्लड होता है बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ऑपोजिट जहाँ पे स्ट्रोक हुआ होता है, सपोज करो राइट साइड स्ट्रोक है, उनका लेफ्ट साइड खत्म हो जाता है, पैरालाइज्ड हो जाता है। अब जब अगर ब्लीड ज़्यादा है तो हम इमरजेंसी में वो सर्जरी कर देते हैं, और ये यहाँ फैसिलिटी है सारी। और अगर ब्लीड कम है तो फिर हम उनको कंजर्वेटिव ट्रायल ही देते हैं। लेकिन जो बात की जो पैरालिसिस है, चाहे आप दुनिया के किसी कोने में चले जाओगे, उस पैरालिसिस को ठीक होने में कम से कम 6 मंथ्स लगते हैं, यहाँ टाइम ज़्यादा भी लग सकता है। हमारा रोल रहता है कि हमने मेडिसिन देके उस ब्लीड को रोक दिया, उसमें उतने में उसको बढ़ने नहीं दिया, वो विद द पीरियड ऑफ 2 मंथ्स वो ब्लीड खत्म हो जाता है। बट जब यहाँ पर भी चोट लगती है तो थोड़ा निशान तो रहता है ना। अब जब ब्रेन में छोटी सी भी चोट लगती है, वो हील होने में इट टेक्स टाइम। उसके बाद रोल आता है फिजियोथेरेपी का, उनका नर्सिंग केयर का रोल आता है। अगर वो प्रॉपर हो तो पेशेंट वापस आता है। जी, तो डॉक्टर साहब, अब हम स्पाइन की बात करते हैं। बहुत कॉमन डिजीज़ जो हमने देखा है वो डिस्क का है। हाँ जी। और ख़ासकर हम देख रहे हैं आजकल डिस्क का जो छोटे बच्चे भी बहुत ज़्यादा कंप्लेन कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये डिस्क का डिसऑर्डर क्या है, थोड़ा सा वो बताएं। देखिए, स्पाइन डिस्क जो यंगर एज में आप बोल रहे हैं, इट इज़ मोस्टली ड्यू टू लिफ्टिंग ऑफ द हैवी वेट्स। कुछ लोग चले जाते हैं जिम में लिफ्ट कर देते हैं अपने से ज़्यादा का वेट, वो एकदम से बल्ज होती है डिस्क, जिसकी वजह से उनको पीठ में दर्द होती है, जो रेडिएट करती है टांग में। वो एक्चुअली ये होती है एक ओल्ड एज चेंजेस, लंबर स्पॉन्डिलोसिस होती है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलिटिक चेंजेस आती हैं, ये ओल्ड एज में होती हैं। अब जो डिस्क होती है, इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक न्यूक्लियस पल्पसस होता है, और आउटर रिंग होती है जिसको कहते हैं एनुलस फाइब्रोसिस। जो न्यूक्लियस होता है वो एनुलस से बाहर आता है और आगे नर्व रहती है, उसको दबाता है, जिसकी वजह से टांग में दर्द जाती है पीठ की। मोस्टली यंग एज में इट इज़ ओनली ड्यू टू लिफ्टिंग ऑफ द हैवी वेट्स। तो मैं यही सजेस्ट करना चाहता हूँ कि वेट्स जो होते हैं वो प्रॉपरली उठाने चाहिए, ज़्यादा हैवी वेट नहीं उठाने चाहिए। और आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि जो स्पाइन के पेशेंट्स होते हैं, वो उनको एक स्पाइन स्पेशलिस्ट के पास ही जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ स्पाइन का पेशेंट बहुत है। हमने जैसे डोडा में कैंप किया था, वहाँ मैं देख रहा था कि अराउंड अबाउट 100 पेशेंट्स मैंने देखे, सबको कमर दर्द थी, बट स्पाइन का कोई स्पेशलिस्ट नहीं था। तो स्पाइन का जो स्पेशलिस्ट के पास अगर पहुंचेंगे, आजकल लेटेस्ट टेक्निक्स आई हैं, सपोज करो जैसे अब मिनिमल इन्वेजिव स्पाइन टेक्निक्स आई हैं, जिसमें बिना चीरे के भी हम ठीक करते हैं जी। हम ट्रांसफॉर्मेनल नर्व ब्लॉक्स देते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी ब्लॉक्स देते हैं। उनसे भी क्या होता है, वो डे केयर प्रोसीजर रहते हैं कि पेशेंट आया 1 घंटे के बाद छुट्टी, बट वो टेम्परेरी रहते हैं, अराउंड अबाउट सपोज 6 मंथ्स तक रहा उनका इफेक्ट। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमने सर्जरी नहीं करवानी है, ये नहीं करवाना है, तो उसमें अब ये लेटेस्ट टेक्निक्स आई हैं, तो उससे भी पेन सेटल हो जाता है उनका, बट दैट इज़ ओनली अ टेम्परेरी प्रोसीजर। ठीक है, बाकी तो रहता है प्रोसीजर, जैसे मैंने बताया आपको, ओपन सर्जरी करके वो डिस्क निकालनी पड़ती है जी। फिर
स्पाइन केयर की जहाँ तक हम बात करें, पोस्चर बहुत मैटर करता है और ख़ासकर आजकल हम देख रहे हैं कि सिटिंग जॉब्स बहुत ज़्यादा है। ऑफिसेज में जो है बहुत देर तक लोग जो है वो बैठकर काम करते हैं। ऐसे में पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और जनरल कंप्लेंट्स हमने देखी है कि जैसे आप सर्वाइकल्स वगैरह की हम देखें तो लोग बोलते हैं कि सर्वाइकल में जो है प्रॉब्लम हो रही है, स्पाइन में इश्यूज़ हैं, या फिर स्कूल जाते हुए बच्चे वो बड़ी कंप्लेंट करते हैं। तो ऐसे में पोस्चर की इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए, सर्वाइकल जो यंग में आप कह रहे हैं, ये मोस्टली ड्यू टू लैपटॉप, जो लैपटॉप रहता है ना, लैपटॉप में देखते हैं उनकी नेक बेंडिंग रहती है, तो उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होने के चांसेस होते हैं। स्कूल के बच्चे होते हैं वो, अब आजकल आपको पता है यूकेजी का बच्चा भी होगा तो उसका बैक का वेट कितना होगा, तो दैट कैन ऑल्सो लीड टू इट। वो मोबाइल फोन्स देखते हैं, उनकी वजह से भी हो सकता है। अब जो आगे जाके जो ओल्ड एज होते हैं, ओल्ड एज में तो मोस्टली डीजेनरेटिव चेंजेस आती हैं जो विद एज होती है, जो पेशेंट पहले निगलेक्ट करता रहता है। जब पेशेंट निगलेक्ट करता है, हमारे पास पहुंचता है, जब उनका यूरिन जो कंट्रोल होता है ना, वो भी स्पाइन पे डिपेंड होता है, लंबर स्पाइन के ऊपर, सेक्रम स्पाइन के ऊपर, वो कंट्रोल खत्म होता है तब पेशेंट पहुंचता है, तो वो बहुत लेट हो जाता है। तो उससे पहले ही अगर पेशेंट इस बीमारी के बारे में, हाँ जो उसको बैक पेन हो रहा है, वो आ जाए डॉक्टर के पास, तो प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, इसके अलावा ये भी जानना चाहूँगा कि बेस्ट वे क्या है कि हम स्पाइन का अपनी ख्याल रख सकें। मान लीजिए कोई रनिंग करता है, कोई एक्सरसाइज करता है, तो क्या ड्यूरेशन रहना चाहिए और क्या समय रहना चाहिए, किस वक्त जो है वो बेहतर रहेगा कि ताकि हम अपनी स्पाइन का जो है वो ख्याल रख सकें? स्पाइन में सर यही है कि आपको आफ्टर 40 ईयर्स तो आपको थोड़ा मतलब स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, ज़्यादा फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करने चाहिए, लिफ्टिंग हैवी वेट्स तो सारे मतलब कम ही करने चाहिए, ज़्यादा नहीं करने चाहिए। सो दीज ऑल प्रिकॉशंस वन शुड टेक। एंड मोर ओवर कुछ लोग होते हैं लैपटॉप पे लगे रहते हैं पूरी रात, वो भी एक अवॉइड करना चाहिए। जी, इसके अलावा डॉक्टर साहब ये भी जानना चाहूँगा, जैसे मैंने आपको ये कहा कि लोग रनिंग वगैरह करते हैं, तो ब्रिस्क वॉक करते हैं, तो कितनी ड्यूरेशन रहनी चाहिए स्पाइन को मद्देनज़र रखते हुए? नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मेरे हिसाब से उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इंसान को कोई ब्रिस्क वॉक उसको अफेक्ट करे, क्योंकि उस टाइम आपका पोस्चर स्ट्रेट रहता है, दैट इज़ नॉट बेंडिंग। क्योंकि जब हम बेंड करते हैं तो वो डिस्क जो होता है वो हर्निएट करता है और वो प्रेस करता है। जी, दैट्स व्हाई। अच्छा, इसके अलावा हमने देखा है कि लोग बेल्ट्स वगैरह जो है वो यूज़ करते हैं जो सपोर्ट देते हैं आपकी स्पाइन को, तो वो कितना बेनिफिशियल होता है और अगर डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है तो वो पहनने कितने मैंडेटरी होते हैं? देखिए सर, पहले तो मैं बताऊंगा कि जो बेल्ट लगा रहा है, मतलब उसको स्पाइन की प्रॉब्लम हो चुकी है जी, उसको डॉक्टर ने जो रिकमेंड किया है कि बेल्ट लगा लो आप ठीक हो जाओगे, वही मैंने आपके माध्यम से बताया ना कि एक स्पाइन स्पेशलिस्ट के पास जाना बहुत ज़रूरी है। अगर तक उसने उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं की होगी तो क्या पता चलेगा। देखिए, लोग करवा लेते हैं एक्सरेज, बट मेन इन्वेस्टिगेशन चॉइस इज MRI, जो कि डिस्क बताएगा। एक्सरे या सिटी आपको सिर्फ बोन के बारे में बताएगा कि कोई बोन फ्रैक्चर है या कुछ है, उसमें आप जज कर सकते हो, हाँ ये थोड़ा डिस्क स्पेस कम है, ये है, तो उसमें आप जज कर सकते हो एक्सरे में। बट जो डिस्क है प्रॉपर और जो वर्टिबल बॉडीज़ में चेंजेस आई हैं वो मोस्टली MRI में ही पता चलती हैं। तो वो नर्व रूट कितना कंप्रेस्ड है, दैट विल बी डिपेंडेंट ओनली ऑन MRI। मैं देखता हूँ यहाँ मरीज आते हैं बट उन्होंने कभी किसी ने इनको MRI रिकमेंड नहीं किया होता। MRI रिकमेंडेशन के बाद ही आपको पता चलेगा कि इनका बीमारी कितना स्टेज में पहुँच चुका है। जी, अच्छा, हमने देखा है कि आमतौर पर लोग जो है वो मसाजिंग वगैरह बहुत ज़्यादा करते हैं और ये बड़ा आम नैरेटिव सा बन गया है कि कमर में दर्द है तो पीठ में जो है वो तेल लगा दीजिए, मसाज कर लीजिए। वो कितना हार्मफुल है? और इसके अलावा हमने देखा लोग सेल्फ मेडिकेशन जो पेन किलर्स वगैरह लेते हैं, वो कितना हार्मफुल है? वो जो मसाजिंग आप कह रहे हैं ना सर, दैट विल बी ओनली टेम्पररी रिलीफ, इट विल गिव यू रिलीफ ओवर 1 वीक, बट उसमें भी पेशेंट को पेन रहता है। जी, ठीक है। और दूसरा बात हम बात कर रहे हैं जो मेडिसिन्स लेते हैं, मेडिसिन्स तो चलती हैं, प्रीगाबालेंट टाइप मेडिसिन्स चलती रहती हैं, वो आफ्टर सर्जरी भी चलती हैं, बट वो उनका ड्यूरेशन कम हो जाता है। जो नर्व के ऊपर जो प्रेशर होता है ना, सर्जरी उसको रिलीव करता है। अब मैंने जैसे आपको बताया आपके माध्यम से कि मिनिमल इन्वेजिव स्पाइन सर्जरीज आई हैं मिस के नाम से, उसमें हम जैसे नर्व रूट ब्लॉक्स लगाते हैं या फिर हम रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशंस करते हैं। उसमें क्या होता है कि जो नर्व के ऊपर प्रेशर होता है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है और वो पेन से रिलीफ देता है। अब जब ज़्यादा डिस्क हर्निएटेड है या फिर ज़्यादा एक हड्डी दूसरी हड्डी पे खिसकी है, जिस टर्म को कहते हैं स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस, उस केसेस में हमें ओपन करके उनको फिक्सेशन करनी होती है। अब कुछ लोग मेरे से आते हैं, पेशेंट्स आते हैं, वो बोलते हैं जी हमने एंडोस्कोपिक सर्जरी करानी है। टू बी फ्रैंक, मैंने एंडोस्कोपिक सर्जरी पे जी कोर्स भी किए हैं, 4-5 महीने का कोर्स किया है, बट मुझे उसमें
मैं अपना नज़रिया बता रहा हूँ आपको कि मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि एंडोस्कोप आपको एक लिमिटेड स्पेस देता है कि आपने कितनी डिस्क रिमूव की है। जो आपकी नेकेड आई दिखाएगी वो एंडोस्कोप नहीं दिखा पाएगा, बट लोग प्रेफर वो करते हैं जी। तो उससे डिस्क निकालते हैं। जब तक डिस्क नहीं निकलेगी उस नर्व रूट के ऊपर से, तब तक बंदे की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। अगर मेजर डिस्क बल्ज है, डिस्क हर्निएटेड है जी, अगर तो माइल्ड डिस्क है और वो हर्निएट कर रही है वेसल्स नर्व रूट्स पे। नर्व रूट्स भी दो टाइप्स की होती हैं। जब L4 L5 हम बात करते हैं, उसमें L4 की एग्जिटिंग नर्व रूट्स होती है, L5 की ट्रैवर्सिंग नर्व रूट होती है। अब जब वो L5 को दबा रही है तो वो पैर तक तर जाती है, किसी किसी को फुट ड्रॉप हो जाता है जी। तो अब इस लेवल सिम्टम्स में आगे अगर पेशेंट मेरे पास आता है कि पेन है बहुत, वो पेन के लिए रहता है जो इंजेक्शन मैं आपको बता रहा हूँ, नर्व रूट ब्लॉक। बट अगर ज़्यादा कंप्रेशन है तब तो मैं उनको ओपन सर्जरी के लिए एडवाइस करता हूँ और फिक्सेशन करते हैं हम। ये कंप्रेशन वाला जो डॉक्टर साहब किस्सा है, ये बहुत कॉमन हो गया है और हम आजकल देखते भी हैं कि लोग कंप्लेंट करते हैं कि पीठ दर्द थी, अब जो है वो राइट लेग या लेफ्ट लेग या दोनों लेग्स में जो है वो प्रॉब्लम आ गई है। और बहुत सारे केसेस में हमने ये भी देखा है कि पैर कमज़ोर जो है वो, लोग शिकायत करते हैं कि पैर जो है वो कमज़ोर हो रहा है, स्ट्रेंथ कम हो रही है। तो ये क्या इशूज़ हैं और किस लेवल पे डॉक्टर को इमीडिएटली अप्रोच करना चाहिए? देखिए, जो स्पाइनल कॉर्ड है ना हमारा, वो स्पाइनल कनाल से गुजरता है, वो L1 पे ख़त्म होता है। एक L1 वर्टिब्रे रहता है हमारा, जो मनका कहते हैं, जिसको हम आम भाषा में मनका कहते हैं, वो L1 पे ख़त्म होता है। उसके आगे जो होता है उसको कॉर्डा इक्विना कहते हैं, दैट इज़ नर्व रूटलेट्स। अगर ये L1 के ऊपर तक इंजरी है, सपोज करो मेरे को स्पाइनल ट्रोमा हो गया थोरेसिक रीजन में, क्योंकि मैंने आपको बताया स्पाइनल कॉर्ड में डिफरेंट वो है, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर एंड सेक्रम एंड कॉकेक्स। तो अगर थोरेसिक लेवल पे इंजरी है और वो कॉर्ड पे कंप्रेस कर रहा है, तब तो बंदे की पैर गए, मतलब पैराप्लेजिक हो जाता है इतना। उस टाइम तो हमें विद इन 72 आवर्स उसको ऑपरेट करना है ओपन करके। कुछ फ्रैक्चर्स आते हैं मेरे पास कि मतलब इतने गए हैं बट उनको डेफिसिट नहीं होता है, बट पेन रहता है पीछे। उसमें हम मिनिमल इन्वेसिव स्पाइन सर्जरी आ गया, जिसमें मैं बिना चीरे के हम एक इंस्ट्रूमेंट डालते हैं और उसमें सीमेंट भर देते हैं। उसको कहते हैं वर्टिब्रोप्लास्टी ऑब्लिक काइफोप्लास्टी। उसकी वजह से क्या होता है, बोन को स्ट्रेंथ मिलता है। बोन को जब स्ट्रेंथ मिलता है, बोन और खिसकता नहीं है, तो पेशेंट की पेन फ्री हो जाता है और लाइफ मिल जाती है। अब जब L1 के नीचे इंजरी आती है, वो डिस्क हो गया, जैसे आपको कहा ना मैंने, L4 L5 मोस्ट कॉमन इसलिए लंबर में होता है डिस्क, क्योंकि पेशेंट जब खड़ा होता है तो सारा वेट लंबर में जाता है, तो इसलिए मोस्ट कॉमन नीचे वाले डिस्क में हमें डिस्क बल्ज रहते हैं ज़्यादा। अब जब वहाँ डिस्क बल्ज रहता है, वो नर्व्स को प्रेस करते हैं। अब जब वो ज़्यादा डिस्क बल्ज है तो उसमें तो हम रिकमेंड करते हैं कि ओपन सर्जरी करो प्लस फिक्सेशन। जब हम फिक्सेशन कर देंगे उसको रॉड्स एंड स्क्रूज के साथ, जब पेशेंट खड़ा होगा वो वाला पार्ट बाईपास हो जाएगा। तो वो बाईपास जब हो जाएगा तो उस पर पेन नहीं होगा उसको, और वो टांगों में भी नहीं जाएगा, नर्व पे भी प्रेशर कम हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब, बिल्कुल आखिर में, ब्रेन और स्पाइन स्पेशलिस्ट हैं आप अंकुर मेत्रिका में, हमारा प्रोग्राम ये लोग जो है वो देख रहे होंगे, क्या एश्योरेंस आप देते हैं लोगों को कि बजाय बाहर जाने के, दे कैन विजिट योर हॉस्पिटल, यू हैव गॉट ऑल द फैसिलिटीज़, बैकअप है आपके पास, और फिर उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर होता है उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, वो मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन मैं फिर से बताना चाहूँगा कि अब सारा बैकअप है। मैंने मैक्स भी देखा है, मैंने फोर्टिस भी देखा है। पेशेंट क्या होता है, जम्मू में पहले कतराता था करने से, वो जाता था मैक्स में। अब मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं अंकुर में काम करूँ, मैं बार बार ये लाइन रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन मैंने रेट लिस्ट वहाँ की भी देखी है, यहाँ की भी देखी है जी। यहाँ पर अगर सपोज करो 1000 है तो वहाँ पर 5000 रहता था, ठीक है। तो पेशेंट का जब यहाँ पर सारी फैसिलिटी है, मैंने आपको सीधा बताया फ्रॉम इमरजेंसी टिल द ICU, ये सारी फैसिलिटी है यहाँ पे अंकुर में, और यही ट्रीटमेंट बाहर भी होता है सेम, यहाँ पर भी सेम है। तो आप हमने अराउंड अबाउट 50 तक स्पाइनल सर्जरीज कर चुके हैं हम, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड ऑलमाइटी अच्छी गई हैं, और आगे भी हम करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। तो ये थे डॉक्टर विपुल कुमार गुप्ता, जो कि ब्रेन एंड स्पाइन सर्जन हैं अंकुर मेत्रिका हॉस्पिटल के, और आपने डिटेल से इस प्रोग्राम में सुना और देखा भी कि इनके पास सारी फैसिलिटीज़ जो है वो अवेलेबल हैं, और अगर आपको कभी भी इमरजेंसी होती है, चाहे ब्रेन को लेकर या फिर स्पाइन इमरजेंसी होती है, तो हॉस्पिटल जो है वो पूरी तरह से तैयार है, बैकअप है, आपको टाइमली सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जा सकती हैं, और पोस्ट ऑपरेटिव केयर भी जो है वो आपको पूरा मिल सकता है। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, आदाब।